आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन की हार का अब साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। पहले जगदानंद सिंह ने महागठबंधन में तालमेल की कमी की बात कही थी, अब तो जेडीयू की सहयोगी पार्टियों ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की जाने लगी। वहीं दावा नेताओं के पाला बदलने तक का किया जा रहा है। महागठबंधन के प्रति अगर नीतीश जी आपके पास में कोई सहानुभूति है तो आप इस्तीफा देकर और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी कमी है। ये हार समीक्षा करने की ज़रूरत है इसमें हार की। और हम लोग हारे हैं तो 2-3 रिपोर्ट सब जगह से ले रहे हैं। कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार की हार हुई। जेडीयू कैंडिडेट को बीजेपी से मिली शिकस्त के बाद अब सियासत का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। सवाल पूर्व आरजेडी के विधायक अनिल सहनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने खड़े किए तो मौका विरोधी बीजेपी को भी बोलने का मिल गया। तारिक अनवर जी का बयान, जगता बाबू का बयान, अजीत शर्मा जी का बयान, उपेंद्र कुशवाहा का बयान, ये सारे लोगों का बयान बता रहा है कि आपस में ही ये लोग कट मरेंगे और सरकार बीच में ही नदी में जाकर डूब जाएगी। सहयोगी दल ही महागठबंधन में तालमेल की समस्या बता रहे हैं तो कुढ़नी में हार के बाद बैकफुट पर आए महागठबंधन के नेता संभलकर बयान देने पर मजबूर दिख रहे हैं। जो भी हमको कहना है वो अपने प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर आपको अवगत कराएंगे। अभी तो फिलहाल जो जनता फैसला सुनाया है उसका स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट तो अच्छी काम कर रही है, गुड गोइंग गवर्नमेंट कर जा रही है, इसमें कहाँ कोई सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो सवाल आपने कहा है सामने, हार के वजहों को आप भी जानते हैं, सारे पत्रकार जानते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टियां जानती है कि किस कारण से भाजपा जीत गई। ये भाजपा की जीत नहीं है। जो हमारी चुकी हुई चीजों पर अमल भी कर रहे हैं, आने वाले कल में काम भी करेंगे। कुढ़नी के नतीजे आने के बाद गुरुवार को सबसे पहले आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ही महागठबंधन के आपसी तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब घटक दल के दूसरे नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे गठबंधन की दरारें दिखनी शुरू हो गई है। देखने वाली बात होगी कि कुढ़नी की हार के बाद उपजे सियासी हालात से महागठबंधन कैसे निपट पाता है। पटना से धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार के साथ रवेश नारायण की रिपोर्ट। अब कुढ़नी के नतीजे आने के बाद महागठबंधन में मचे घमासान को समझिए। दरअसल कुढ़नी की लड़ाई नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई थी और यहां आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट गठबंधन के तहत जेडीयू को दे दी थी। नीतीश तेजस्वी ने पूरी ताकत कुढ़नी सीट पर लगा दी, इसे जीतने के लिए लगा दी। महागठबंधन के साथ बीजेपी का यहां अकेला मुकाबला था। नीतीश और तेजस्वी जीत को लेकर बेहद आश्वस्त थे, लेकिन जीत हो गई बीजेपी। तो यह समझना जरूरी है कि कुढ़नी की जनता ने महागठबंधन को नकार दिया। बीजेपी की जीत से महागठबंधन में शामिल पार्टियों में बेचैनी और कुढ़नी में कास्ट वाली पॉलिटिक्स, वोट बैंक वाली सियासत का भ्रम टूट गया। नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का दावा कुढ़नी में फेल हो गया। 2024 में लोकसभा का चुनाव, इसके अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। महागठबंधन में शामिल पार्टियों की बेचैनी को समझिए। दरअसल नीतीश कुमार 7 पार्टियों के साथ महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण का दावा होता रहा है, लेकिन कुढ़नी में नीतीश को पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का साथ नहीं मिला। आरजेडी का MY समीकरण वोट में तब्दील नहीं हो पाया और ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन की चिंता बढ़ गई है और इसलिए सत्ताधारी पार्टियों के नेता परेशान हैं। आगे बढ़ते हैं। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। पूर्वी चंपारण के होड़ा सहन में प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से लोगों का पलायन हो रहा है। प्रशांत ने कहा कि तेजस्वी की पहचान सिर्फ इसलिए है कि वे लालू प्रसाद के बेटे हैं। पीके ने यह भी कह दिया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में अगर उन्होंने मदद नहीं की होती तो महागठबंधन नहीं जीत सकता था। सरकार क्या इनकी हैसियत क्या है? 3 चुनाव उपचुनाव हुए, उसमें 2 जगह चुनाव हारे, 1 जगह जीते, वो बाहुबल का मामला था। ये चुनाव जीत सकते हैं ये लोग। 15 में इनकी मदद हमने नहीं की होती तो महागठबंधन जीत गया होता। ये हमको बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ना है। कितना इनको ज्ञान है भाई। 2015 में
2015 में तेजस्वी यादव कहीं थे, पहली बार एमएलए के तौर पर चुनाव लड़ाया गया, उससे पहले कोई था? कौन है ये? क्या किया इन्होंने? राजनीति में इनकी कितनी समझ है? भाई लालू यादव के लड़के हैं, इसलिए आरजेडी के लीडर हैं। आप भी किसी बड़े बाप के लड़के रहिएगा तो उस दल के नेता हो जाइएगा। बिहार के नेता थोड़ी ना है, बिहार की जनता ने उनको चुना है। हम क्यों जवाब दें उनकी बात का? कौन है तेजस्वी यादव? मतलब कौन सा पराक्रम कर दिया उन्होंने? क्या पढ़ाई में पराक्रम कर दिया? बिहार का खेलकूद में नाम कर दिया? बिहार में सामाजिक स्तर पर कुछ काम किया? कोई जानता है बाहर? तो पीके ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया, इसके मायने समझिए। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं। स्वराज यात्रा के दौरान जनता के बीच अपनी पहुंच बना रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में सियासी बदलाव लाना चाहते हैं। बिहार की सियासत को बदलने के लिए युवा नेतृत्व पर जोर दे रहे हैं। खुद को युवा नेता के तौर पर बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। समझने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव बिहार में युवा नेतृत्व के तौर पर स्थापित हो रहे हैं और प्रशांत खुद को तेजस्वी की तुलना में आगे लाना चाहते हैं। युवा नेतृत्व के तौर पर खुद को महागठबंधन और बीजेपी का विकल्प बनाना चाहते हैं। नीतीश की बढ़ती उम्र का हवाला पहले भी प्रशांत किशोर दे चुके हैं। बयान के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ही मॉडर्न पॉलिटिक्स कर सकते हैं। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा एक बार फिर चर्चा में हैं। चर्चा भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर है, जिसके बाद आईजी रैंक के इस सीनियर पुलिस अफसर की मुश्किलें बढ़ी हैं। इनकी लिखी बिहार डायरी नाम की किताब पर जो वेब सीरीज बनी है, उसी को लेकर अमित लोढ़ा विवादों में घिर गए हैं। बिहार का सुपर कॉप आईपीएस अमित लोढ़ा, जिनकी छवि बेहद सख्त मानी जाती है, जिनकी धमक से कभी अपराधियों के छक्के छूट जाते थे, लेकिन बिहार के चर्चित पुलिस अफसर इन दिनों विवादों में हैं। अमित लोढ़ा की लिखी हुई किताब बिहार डायरी पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रही है। पर बिहार निगरानी की टीम इसी वेब सीरीज को लेकर इनके खिलाफ शिकंजा कस चुकी है। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर जो वेब सीरीज बनाई गई, उससे जुड़ा मामला क्या है, उसे समझिए। इस वेब सीरीज को फ्राइड स्टोरी टेलर ने बनाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज किया। अमित लोढ़ा पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है। सरकारी सेवक रहते हुए व्यावसायिक संलिप्तता का केस दर्ज हुआ है। बिहार के विशेष निगरानी इकाई SVU ने केस दर्ज किया है। अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। निजी लाभ के लिए वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। हालांकि कलाकार अमित लोढ़ा को गलत नहीं मानते। अभिनेता कहते हैं कि बिहार के कलाकारों को इस वेब सीरीज में काम करने का मौका मिला और एक पुलिस अफसर की कार्यशैली की फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। अमित लोढ़ा जी जो हैं, उनका जो चीज़ें हैं, जो किताब उन्होंने लिखा है, वो वास्तविक है और वास्तविक चीज़ों पे कोई ये नहीं हो रहा। व्यावसायिक आरोप लगा है कि ये व्यावसायिक आरोप लगाने का इसमें तो किसी पे रोक नहीं कर सकते हैं आप। लोकतंत्र है, कोई भी किसी पे लगा सकता है। आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर जो वेब सीरीज बनाई गई, उससे जुड़ा मामला क्या है, उसे भी समझिए। इस वेब सीरीज को फ्राइड स्टोरी टेलर ने बनाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने इसे रिलीज किया। अमित लोढ़ा पर वित्तीय अनियमितता के आरोप है। सरकारी सेवक रहते हुए व्यावसायिक संलिप्तता का केस दर्ज किया गया। बिहार के विशेष निगरानी इकाई SVU ने केस दर्ज कराया है। अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। निजी लाभ के लिए वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। आईपीएस पर निगरानी के बढ़ते शिकंजे से कलाकार तो हैरान है ही, बल्कि स्कूली छात्रा भी खुलकर प्रतिक्रिया दे रही है। सुनिए इन छात्राओं की बात। चाहते हैं कि मूवी तो बहुत अच्छी थी, बट अगर देखा जाए तो उन पे अगर कोई केस हुआ है तो आई थिंक वो इससे अलग होना चाहिए। मतलब मूवी से क्या मतलब है केस का? ठीक है, उन्होंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मूवी आई थिंक अच्छी थी और हम लोगों को मज़ा आया। उन्होंने उनके काम को अप्रिशिएट किया और उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाया, तो इसमें उनका तो कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही अच्छा लिखा होगा तभी किसी को पसंद आया। कहानी भी बिहार की थी। बिल्कुल बिहार की थी और बिहार के बारे में लोगों को जानना चाहिए। दिल्ली IIT से पढ़े 1998 बैच के आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा ने बिहार के कई जिलों में अपराधियों का सफाया किया था। अपराध पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश की थी। इनकी पोस्टिंग जहां भी होती, अपराधियों के पसीने छूटने लगते थे।
ऐसे में अपनी किताब के जरिए जिस तरह से बिहार में तब के आपराधिक हालात और सियासी सांठगांठ को वेब सीरीज के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, उसे दर्शक हाथों हाथ ले रहे हैं। अब निगरानी की स्पेशल टीम इनसे पूछताछ करने वाली है, जिसे लेकर सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। कोई भी कार्रवाई जब होती है तो तथ्यों और सबूतों के आधार पर होती है। कोई भी डिपार्टमेंट बिना किसी तथ्य के आधार पर किसी भी कार्रवाई को इनिशिएट नहीं करता है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की यह टीआरपी है कि कहीं कोई त्रुटि गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी तो निश्चित रूप से जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज ने सुपर कॉप माने जाने वाले आईपीएस अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ा दी है। अमित लोढ़ा पर बिना विभागीय अनुमति के वेब सीरीज में फंडिंग करने का आरोप लगा है। साथ ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आईपीएस अमित लोढ़ा मुश्किलों से कैसे बाहर निकल पाते हैं या फिर इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आईपीएस अधिकारी को लेकर विवाद क्यों है। दरअसल आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा ने बिहार में अपनी सेवा काल को लेकर अपने अनुभवों को किताब में लिखा है। बिहार डायरी नाम की किताब पर वेब सीरीज बनाई गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स ने फिल्म खाकी द बिहार चैप्टर को रिलीज किया है। अमित लोढ़ा पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा है। सरकारी पद पर रहते व्यावसायिक संलिप्तता से जुड़ा केस दर्ज हुआ है और इसे समझने की जरूरत है कि बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने एफआईआर दर्ज कराई है। अमित लोढ़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। निजी लाभ के लिए वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा ने क्राइम कंट्रोल में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएट अमित लोढ़ा बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। अब आपको लूट से सावधान करने वाली एक खबर दिखाते हैं। बिहार के औरंगाबाद में नॉन बैंकिंग कंपनी ने लूट का जाल फैला रखा है। उज्जवल दीप नाम की नॉन बैंकिंग कंपनी ने लोगों को पहले 1 साल में पैसे 3 गुना करने का लालच दिया और फिर लाखों रुपए लेकर कंपनी ही फरार हो गई। नॉन बैंकिंग कंपनी का झांसा, साल भर में पैसा 3 गुना करने का लालच, गाढ़ी कमाई पर धोखेबाजों का डाका, खून पसीने की कमाई पल भर में गंवाई। जी हां, रातों रात अमीर बनने का सपना आपको महंगा पड़ सकता है। औरंगाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां नॉन बैंकिंग कंपनी उज्जवल दीप इंडिया निधि लिमिटेड ने लोगों को ऐसा लालच दिया कि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को पल भर में गंवा दिया है। अब हाथ मलने के सिवा उनके पास कुछ हासिल नहीं है। नॉन बैंकिंग कंपनी ने लोगों को साल भर में उनका पैसा 3 गुना करने का लालच दिया। भला सोचिए, साल भर में कोई पैसा 3 गुना कैसे हो जाएगा? और जिन लोगों ने ये बात नहीं सोची, उनके पैसे लेकर जालसाज 9-2-11 हो चुके हैं। मैंने भी लोभ में दिया। मेरी दुकान थी, सोचा कि मेरा भाड़ा में कटते जाएगा, वसूल हो जाएगा। उसके बावजूद भी मुझे मिलते। चंदन कुमार ने भी 2 लाख दिया, नगद दिया। ये अजय कुमार ने भी 4 लाख दिया, उनका लड़का साकेत कुमार ने 2 लाख दिया। अच्छा, ये मतलब कि तिगुना होने के लिए, तिगुना होने के लोभ लालच में ठगी का शिकार हुए लोगों ने कहा कि किसी ने 3 लाख तो किसी ने 5 लाख जालसाजों को दे दिया, तो किसी ने अपनी सारी की सारी कमाई ही लुटा दी। ठगे गए लोग अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे। मामला दर्ज भी हो गया, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये से लोगों में नाराजगी है। मैंने भी, हमसे भी जो पैसा लिया था 3 गुना का, वो भी मैंने दिया। मिस्टर अजय कुमार और साकेत कुमार को जो उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया था जमा वापसी और जमा प्राप्ति रसीद, वो सारा चीज को लगाते हुए हम लोगों ने 3/2/2022 को आरक्षी अधीक्षक महोदय को सारी बातों से अवगत कराते हुए दरखास्त को दिया। और ये संज्ञान में आता है तो उनकी छानबीन तो की जाती ही है, लोगों को अवेयर भी किया जाता है। अगर कार्रवाई जो यथासंभव होता है वो निश्चित रूप से कर दी जाती है। जरूरत है ऐसी जालसाज कंपनियों पर नकेल कसने की, ताकि लोगों के खून पसीने की कमाई न लूटे। लेकिन न्यूज़ 18 आपसे भी अपील करता है कि आप भी सावधान रहें और लालच के चक्कर में ना फंसें, नहीं तो रकम 3-4 गुना तो होगी नहीं, आपका पूरा का पूरा पैसा जरूर गायब हो जाएगा।
न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर भव्य शुरुआत के लिए तैयार हो रहा है। उससे पहले NMACC की वेबसाइट का ऑफिशियल लॉन्च किया गया। इस बेहद खास मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने नाम पर मुंबई के दिल में अपनी तरह के पहले लैंडमार्क यानी NMACC को लेकर अपना विजन शेयर किया। इस मौके पर ईशा अंबानी ने कला के लिए अपनी मां नीता अंबानी के समर्पण का जिक्र किया। अक्टूबर 2022 में ईशा अंबानी ने कला के लिए अपनी मां के प्रेम के सम्मान में NMACC के निर्माण का ऐलान किया था। नमस्ते। ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जब मैं अपनी मम्मी के साथ आपसे बात कर रही हूँ। हमने मम्मी को अनेक रूपों में देखा है, एक बिजनेस वुमन, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाली एक लीडर, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और बच्चों के लिए समर्पित एक टीचर। लेकिन इन सबसे पहले मम्मी एक भरतनाट्यम डांसर है। पिछले 50 सालों में हर रोज मम्मी ने भरतनाट्यम की साधना की है। आर्ट्स के लिए उनके इस डीप डेडिकेशन को सेलिब्रेट करता है ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। ओवर टू यू मॉम। धन्यवाद ईशा। नमस्कार। कला मेरे लिए एक साधना है, तपस्या है। मैं आज आपके सामने एक कलाकार, भारत के एक क्लासिकल डांसर के तौर पर आई हूँ। मैं जब 6 साल की थी तब से भरतनाट्यम सीखने का फैसला किया था। मेरे इस फैसले ने मुझे आत्मविश्वास दिया, एम्पावर भी किया। आज मैं जो हूँ इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने कला को मेडिटेशन का ही एक रूप बताया है। भारत में मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, नाटक, चित्रकारी आदि की एक परंपरा रही है। मेरा सपना रहा है कि भारत की कला की ये खुशबू दुनिया तक पहुंचे। मेरे बचपन के सपने को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ने पूरा किया है। यहाँ आकर कलाकार अपनी कल्पना की उड़ान भर पाएंगे। भारत और दुनिया के कलाकारों का नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में दिल से स्वागत है। धन्यवाद। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। समय की बड़ी खबर, वैल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट